Hi friends, today we will discuss BFM Module A International Banking MECA Unit 2 Liberalized Remittance Scheme LRS and other remittance facilities for residents. एक्चुअली ये LRS स्कीम की जरूरत क्या पड़ी? जैसे अपना ग्लोबलाइजेशन हुआ तो हमें जो आउटर वर्ल्ड के साथ अच्छे से कनेक्ट होने के लिए या बिजनेस करने के लिए किसी बिजनेसमैन को बाहर जाना पड़ता था या मेडिकल नीड्स के लिए बाहर जाना पड़ता था एजुकेशन के लिए। बट बाहर जाने से पहले जो भी फॉरेन करेंसी की जरूरत है उसके लिए हमें बहुत सारे अप्रूवल्स आरबीआई से लेना पड़ता था। उस रूल्स को सिंप्लीफाई करने के लिए ये एलआरएस स्कीम लाया गया बाय आरबीआई। तो अब इंट्रोडक्शन देखेंगे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी एलआरएस। अब हम अब से एलआरएस ही बोलेंगे इसे। LRS of the Reserve Bank of India facilitates resident individuals। जो इंडिया के रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है, क्या बोल रहा है ये? इंडिविजुअल्स। ठीक है, इस वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इंडिविजुअल्स। रिमिट फंड्स अब्रॉड फॉर परमिटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इंडिविजुअल सिर्फ परमिटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दोनों कर सकता है। द स्कीम इज अवेलेबल टू, अब हमने ऊपर क्या देखा था? इंडिविजुअल। ठीक है, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर्स, माइनर्स भी रिमिट कर सकते हैं विथ कंडीशन। इन केस ऑफ माइनर्स the natural guardian must countersign the LRS declaration form। LRS का जो भी डिक्लेरेशन फॉर्म है वो माइनर के गार्डियन को काउंटर साइन करना रहता है। ठीक है, अब ये किसे इलिजिबल नहीं है LRS स्कीम? कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म्स, एचयूएफ, ट्रस्ट, एनआरएस। ठीक है, अब इसमें का एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, इसमें कोई एलआरएस स्कीम किसे एप्लीकेबल नहीं है या किसे एप्लीकेबल है, तो इस पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इंडिविजुअल वर्ड पे सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर हमने देखा था कैपिटल ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, बट हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन डेफिनेशन किसमें दिया है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 सेक्शन 2E। A capital account transaction means a transaction which alters the assets or liabilities, including contingent liabilities outside India of resident in India। ठीक है, इंडिया, यूएसए, क्या है ये? इंडिया एंड यूएसए है। इंडियन पर्सन कोई प्रॉपर्टी खरीदता है इन यूएसए तो उसका असेट एंड लायबिलिटी फॉरेन में चेंज हो जाएगा, तो ये होगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, असेट्स और लायबिलिटीज इन इंडिया ऑफ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, यूएस रेसिडेंट इंडिया में कुछ खरीदता है तो इसका असेट एंड लायबिलिटीज इंडिया में चेंज हो रहा है। ठीक है, इंडिया का यूएसए में खरीद रहा है तो इसका यूएस में असेट एंड लायबिलिटी चेंज हो रहा है। बट तुम एजुकेशन के लिए जा रहे हो, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो या कोई बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हो, इसमें तुम्हारा कुछ एसेट एंड लायबिलिटी चेंज हो रहा है नहीं, तो उसे कहते हैं हम करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। जहां पे असेट एंड लायबिलिटीज आता है वहां पे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, समझ गए? A capital account transactions means a transaction which alters the assets or liabilities, including contingent liability outside India of person resident in India और asset और liabilities in India person resident outside India। समझ गए? अब बच गया contingent liability। contingent liability क्या होता है? contingent liability जो आज liability नहीं है but in future like
बैंक गारंटी, SBLC, फ्यूचर में वो लाइबिलिटी बन सकता है तो हम उसे बोलेंगे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। अब कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के फीचर्स क्या है वो देखेंगे। Results in creation, transfer or alteration of assets and liabilities. कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस में आपका असेट लाइबिलिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। या तो क्रिएट होगा या तो ट्रांसफर हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। इन involves long term implications. Examples include acquisition of immovable property abroad, investment in shares, debentures or mutual funds abroad, lending loans to a person outside India, बाहर किसी को लोन दे रहे हो तो, opening, holding and maintaining foreign currency accounts outside India, ठीक है। एग्जांपल्स फॉर क्लैरिटी जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। A resident individual investing abroad in the equity of overseas company and receiving shares create an asset outside India। क्या हो रहा है? Asset create हो रहा है। A resident individual purchasing property abroad creates ownership rights in assets abroad। ठीक है। अब देखेंगे करंट अकाउंट क्या है। इसका भी हमने एग्जांपल देखा था जस्ट पहले ही। डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2J ऑफ फेमा 1999। A current account transaction means a transaction other than a capital account transaction। ठीक है। अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होगा? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन includes payment connected to foreign trade, interest on loans, income on investment, expenses related to travel, education, medical treatment, etc। इसका फीचर क्या है? Do not alter asset and liabilities, generally involve day-to-day transactions, short term in nature, mostly for consumption purpose के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल इंक्लूड ट्रैवल एक्सपेंसेस अब्रॉड, उसमें आएगा बिजनेस, मेडिकल, एजुकेशन, रिमिटेंस टुवर्ड्स एजुकेशन, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, import export of goods and services। Example for clarity: a parent remitting funds to his dependent child abroad for tuition फीस के लिए कोई पैसा, लिविंग एक्सपेंसेस के लिए पेरेंट पैसा भेज रहा है तो वो हो गया करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। अब कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का डिफरेंस समझेंगे हम। इजी है, कुछ नहीं, जो ऊपर डिस्कस किया था वो भी टेबुलर फॉर्म में आपको रिवाइज करने के लिए इजी जाएगा, इसलिए बनाया है। बेसिस कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। डेफिनेशन: कैपिटल अकाउंट में क्या है? alters assets or liabilities, including contingent liability outside India of residents or in India of non-residents। या तो इंडियन रेसिडेंट का बाहर कैपिटल असेट्स और लाइबिलिटी चेंज होगा या नॉन रेसिडेंट्स का इंडिया में चेंज होगा। अदर देन कैपिटल अकाउंट्स ट्रांजेक्शंस आर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। नेचर: इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड लॉन्ग टर्म का है, कंजम्पशन ओरिएंटेड शॉर्ट टर्म। इफेक्ट: creates changes ownership of assets or liabilities abroad in India। ठीक है, ओनरशिप चेंज हो रहा है एसेट और लाइबिलिटीज इंडिया के बाहर। ये यहाँ पे तो कुछ चेंज ही नहीं होगा क्योंकि ये कंजम्पशन पर्पस के लिए है। नॉट अफेक्ट ओनरशिप ऑफ असेट्स और लाइबिलिटीज। एग्जांपल प्रॉपर्टी परचेस, एजुकेशन के लिए। रिस्क इम्पैक्ट: हायर इम्पैक्ट ऑन कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज पोजिशनल, कैपिटल आउटफ्लो होता है इससे ज्यादा। relatively lower impact linked to trade and services। Approval: capital account transaction में requires specific RBI और Government of India approval beyond prescribed limits। Current account transaction में freely permitted subject to limits under LRS, जो 2,50,000 USD का है उसके अंदर आप
वो लिमिट है, आप उसके अंदर कर सकते हैं। की सेक्शंस अंडर फेमा और लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम। कुछ सेक्शंस है फेमा में लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम के लिए। Section 4 of FEMA, acquisition of foreign exchange security or property abroad. Legal provision. Save as otherwise provided in the Act. No person resident in India shall acquire, hold, own, possess, or transfer any foreign exchange or security or immovable property situated outside in India. इसका सिंपल मीनिंग है, रेसिडेंट्स, इंडियन रेसिडेंट्स कैन नॉट होल्ड, रेसिडेंट्स कैन नॉट होल्ड फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स अब्रॉड। इंडिया के जो लोग हैं वो फॉरेन एक्सचेंज और असेट्स बाहर का होल्ड नहीं कर सकते एज पर सेक्शन 4 ऑफ फेमा। इसको कुछ एक्सेप्शंस है। Such foreign exchange, security or property is permitted it was acquired when the individual was not resident. इंडिविजुअल जो है अभी पहले रेसिडेंट था, अब नॉन रेसिडेंट है तो एक्वायर कर सकता है। और इट वाज इनहेरिटेड फ्रॉम अ पर्सन हु acquired इट एज अ नॉन रेसिडेंट। कोई पहले नॉन रेसिडेंट था, अब उसको इनहेरिटेड में किसी को और को दे दिया है तो वो एक्वायर कर सकता है। Implication under normal rule. By default, a resident individual cannot hold assets abroad. ठीक है? Any acquisition of shares, property, foreign security outside India without approval उसको कहलाया जाएगा वायलेशन ऑफ फेमा एक्ट। ठीक है? फेमा से पहले फेरा एक्ट था, वो तो बहुत डेंजर था, तो उसको फेरा को इम्पैक्ट कम करने के लिए फेमा लाया गया। फेरा की वजह से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नहीं आता था। फेरा वायलेट किया तो डायरेक्ट आपको जेल के अंदर डालते थे स्टार्टिंग में। ठीक है? रिलैक्सेशन अंडर एलआरएस, बट कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है जो ऊपर हमने डिस्कस किया, उसमें रिलैक्सेशन दिया अंडर एलआरएस। विथ लिबरलाइजेशन आरबीआई अलाउज रेसिडेंट इंडिविजुअल्स टू इन्वेस्ट इन इक्विटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स अब्रॉड। ठीक है, अंडर एलआरएस कर सकते हैं। Purchase email property abroad, open maintain foreign currency account outside India. Transactions must comply RBI master directions, cannot be used for prohibited purpose like margin trading, lottery, etc. Section 6 of FEMA capital account transactions. Legal provision. Section 6 provides that any person may sell or draw foreign exchange to or from an authorized person for a capital account transactions। ठीक है? अब ऑथराइज्ड पर्सन कौन है? ऑथराइज्ड डीलर, मनी चेंजर्स, मनी ट्रांसफर, फुल फ्लेज मनी चेंजर्स, ये है। तो कोई भी पर्सन सेल या बाय कर सकता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए। हाउएवर, जो ऊपर का जो हमने पैसा लिया है, सच ट्रांजेक्शन आर परमिटेड ओनली किस लिए? सर्टन क्लासेस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। हम आगे जाके देखेंगे वो ट्रांजेक्शन कौन से हैं। Within the limits prescribed under FEMA regulations as notified by RBI government. की पॉइंट्स, रेगुलेटरी पावर। अब किसी को ना किसी को डिसाइड करना पड़ेगा ना कौन सा कैपिटल में आएगा, कौन सा प्रोहिबिटेड है, कौन से में ट्रांजेक्शन करना है। इसीलिए किसी को पावर दिया, वो पावर किसके पास है? RBI is empowered to specify which classes of capital account transactions are permissible, और उसके लिए भी क्या है, लिमिट्स एंड कंडीशन फॉर सच ट्रांजेक्शन। आरबीआई स्पेसिफाई करता है कौन से कैपिटल अकाउंट परमिसिबल है।
और उसका लिमिट एंड कंडीशन, कौन से कंडीशंस पे आप वो ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है। अब रोल ऑफ ऑथराइज डीलर्स भी करना देखना पड़ेगा, क्योंकि सभी ट्रांजेक्शन ऑथराइज डीलर्स के थ्रू ही रूट होता है। ओनली एडी कैटेगरी वन ऑथराइज डीलर में 1 2 3 4 कैटेगरी है, सिर्फ एडी वन कैटेगरी बैंक्स कैन डील इन सच ट्रांजेक्शन। जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है वो एडी कैटेगरी वन बैंक से ही रूट होते हैं। They must ensure remittances are strictly with FEMA और RBI guidelines। एडी कैटेगरी बैंक को इंश्योर करना है, वरना पेनल्टी लग जाएगा। नेक्स्ट, सेक्शन 10 ऑफ फेमा फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। 10 ए फेमा क्या कहता है? आपने जो भी पैसा लिया है फॉरेन एक्सचेंज का, वो आपको प्रॉपर यूटिलाइज करना है। एक पर्पस के लिए लिया है और दूसरे पर्पस में यूज नहीं करना है। जैसे अपना लोन है, एक पर्पस के लिए लेते हैं और डाइवर्जन ऑफ फंड होता है, सेम कंसेप्ट है यहाँ पे। लीगल प्रोविजन क्या बोलता है इस सेक्शन का? इफ एनी पर्सन अदर देन एन ऑथराइज्ड पर्सन, any person other than authorized person has acquired, purchased foreign exchange and does not use its specific purpose for which it was availed। जिस पर्पस के लिए लिया है उसमें यूज नहीं किया और does not surrender it to an authorized dealer within the prescribed period if it remains unutilized। कुछ प्रिस्क्राइब्ड 180 डेज का है, जब आप बाहर जाते हो और वहां से आने के बाद आपके पास कुछ पैसा बचता है फॉरेक्स का, तो आपको 180 डेज में सरेंडर करना है ऑथराइज डीलर के पास। इनकेस आप नहीं किए वो, ठीक है, uses it for a purpose not permissible under FEMA, then such person deemed to have violated FEMA Act। Section 11 of FEMA, Directions by RBI to Authorized Person। इसमें क्या किया है? आरबीआई ने ऑथराइज पर्सन को कुछ डायरेक्शन दिया है। लीगल प्रोविजंस टू सिक्योर कंप्लायंस विद फेमा, आरबीआई में इशू डायरेक्शंस टू एन ऑथराइज्ड पर्सन रिलेटिंग टू। आरबीआई क्या करता है? डायरेक्शन इशू करता है ऑथराइज्ड डीलर्स को या ऑथराइज्ड पर्संस को रिलेटेड टू, नीचे देखेंगे, मेकिंग पेमेंट्स or desisting from the certain acts relating to foreign exchange or foreign security, furnishing information if the manner prescribed by RBI, submission of written statements or documents as required। ये सभी चीजें एडीबी ऑथराइज्ड पर्संस को करना पड़ता है। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, ऊपर जो दिया है वो नॉन कंप्लाई किया तो क्या पड़ेगा भाई? पेनल्टी लगेगा आरबीआई से, पेनल्टी अप टू 10,000। In case of continuing contravention, additional penalty of 2,000 per day till compliance। जब तक कंप्लाई नहीं करते तब तक आपको पर डे 2,000 पे करना है। नेक्स्ट, सेक्शन 13 ऑफ फेमा पेनल्टीज फॉर कॉन्ट्रवेंशन। अब 13 क्या करता है? कोई फेमा का गाइडलाइंस आपने वायलेट किया तो उसके लिए पेनल्टी का प्रोविजन भी लगाया है इसमें। लीगल प्रोविजन, if any person contravenes or violates any provision of FEMA or any rule, regulation, notification, direction or order issued under FEMA Act, such person shall upon adjudication to be liable to penalties as follows। देखेंगे, when contravention amount is quantifiable, आपने जो रेगुलेशन जो तोड़ा है वो क्वांटिफाइबल होगा तो उसको 3x अमाउंट का आपका पेनल्टी लगेगा। 10 लाख का होगा तो आपको 30 लाख पेनल्टी देना पड़ेगा। और नॉन क्वांटिफाइबल रहेगा तो क्या होगा सर? उसको लगेगा 2 लाख। इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग, आप कंटिन्यू कर रहे हो वायलेट वायलेट, एडिशनल पेनल्टी ऑफ 5,000 पर डे आफ्टर द फर्स्ट डे अंटिल कंट्रवेंशन कंटिन्यूज। ठीक है, फेमा वायलेट करोगे तो आपको पेनल्टी लगेगा। क्वांटिफाइबल है तो 3 टाइम्स लगेगा, नॉन क्वांटिफाइबल है तो 2 lakhs लगेगा, और आप कंटिन्यू करते रहोगे तो 5,000 पर डे लगेगा। अब हम देखेंगे परमिसिबल और नॉन परमिसिबल रिमिटेंसेस अंडर एलआरएस।
एलआरएस में कौन सा परमिट करता है और कौन सा नॉन परमिट रेमिटेंस है, अब हम नीचे देखेंगे। टोटल 3 शेड्यूल है। शेड्यूल 1 प्रोहिबिटेड है। शेड्यूल 2 कुछ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज का अप्रूवल चाहिए। शेड्यूल 3 में हम कर सकते हैं अंडर लिमिट। ठीक है, चलो तो हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं विथ शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 नॉन परमिसिबल remittances, prohibited remittances। ठीक है, the following remittances are strictly prohibited under LRS। Remittances for margin calls to overseas exchanges और counterparties, ये prohibited है। एग्जाम्पल, मिस्टर ये है, उसको यूएसडी 50,000 बाहर भेजना है, उसका ट्रेडिंग इन स्टॉक कमोडिटी बाहर के एक्सचेंजेस में उसको ट्रेडिंग करने के लिए यूएसडी 50,000 भेजना है, ये अलाउ है क्या? नो। ठीक है। सेकंड, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स मेड टूवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर और होल्ली ओन सब्सिडरी अब्रॉड। तो इसका एक एग्जांपल देखेंगे। एन एक्सपोर्टर क्या proposes to pay commission abroad for securing shares in a joint venture, अलाउड है क्या? नहीं। क्या एक्सपोर्टर प्रपोज कर रहा है अब्रॉड एक कंपनी के लिए कि भाई मैं इतना पैसा दे देता हूँ कमीशन में, मुझे आप उस जॉइंट वेंचर का कुछ शेयर्स दे दीजिए, अलाउ है? नहीं है। तो हम अब सेकंड को थोड़ा विथ एग्जांपल समझे। ठीक है, ये कंपनी है इंडिया की। ठीक है, ये रेसिडेंट एक्सपोर्टर और कुछ प्रोडक्ट्स को सिंगापुर में सेल करता है, कुछ भी प्रोडक्ट रहने दें। इस सेल में मिस्टर बी जो है कमीशन एजेंट, वो इस एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए हेल्प करता है। ये कंपनी है, ये उसे एक्सपोर्ट करता है, बट इस एक्सपोर्ट ऑर्डर लाने के लिए मिस्टर बी ए को हेल्प करता है। बदले में ये उसे कुछ अमाउंट देता है ईयरली। सपोज लास्ट ईयर उसने 40 के मतलब 40,000 यूएसडी पे किया है एज अ कमीशन। क्या किया है? ये सिंगापुर के कंपनी बी को एक्सपोर्ट करता है। ये सिंगापुर कंपनी है, क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट। ये एक्सपोर्ट कर रहा है सिंगापुर को कुछ तो गुड्स और सर्विसेज। इस एक्सपोर्ट को पाने के लिए बी ए को हेल्प करता है एज एजेंट, इसलिए ये उसको कमीशन देता है ईयरली 40 की। बट इस साल ए ने इसको 50 के एज अ कमीशन दे दिया, बट बी ए को बोल रहा है एज अ कमीशन के बदले मैं तुम्हें मेरे कंपनी के कुछ शेयर्स अलॉट करता हूँ। ठीक है, तो ये अलाउड है क्या? नहीं है, एज पर रूल 2। समझ गए? अब नेक्स्ट, पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन्स। ठीक है, कोई कंपनी या कोई लोकल पर्सन सस्ते कॉल के लिए इंटरनेशनल कॉल सब्सक्राइब कर रहा है, ये अलाउड है क्या? नहीं है। Remittance towards banned prescribed magazines prohibited। Purchase of FCCBs, foreign currency convertible bond issued by Indian companies abroad। ठीक है, इंडियन रेसिडेंट, इंडियन रेसिडेंट है। ठीक है, अपने ये मोटा भाई का रिलायंस है। रिलायंस रिलायंस यूएसए में बॉन्ड्स इश्यू कर रहा है।
तो इंडियन रेसिडेंट इसको सब्सक्राइब कर सकता है क्या? नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, remittances of dividends by companies where dividend balancing is applicable। अब इस केस में हम ये भी एक एग्जांपल लेके समझें। ठीक है, एक कंपनी है ए, इसमें कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है, कितना? 40 के यूएसडी। ठीक है, बट ये ये कंपनी इस पर्सन को एज ए डिविडेंड 1 लाख यूएसडी दे रहा है। उसका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना है? 40 के है, ये कितना दे रहा है? 1 लाख यूएसडी। ये प्रोहिबिटेड है अंडर एलआरएस। ठीक है, अपनी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा एज डिविडेंड पे कर रहा है, तो ये परमिसेबल नहीं है अंडर एलआरएस। समझ गए? चलो अब नेक्स्ट देखेंगे। Remittance to interest income from funds held in NRSR account। NRSR अकाउंट का इंटरेस्ट ये भी हम बाहर भेज नहीं सकते, ये भी सेम SNRR अकाउंट जैसा है। SNRR अकाउंट क्या है? बाहर का पर्सन जिसी को इंडिया में बिजनेस में इंटरेस्टेड है वो ये अकाउंट ओपन कर सकता है। नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट है ये। रिमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स और परचेस ऑफ लॉटरी टिकट्स। मुझे लॉटरी लग गया है तो मैं क्या बाहर बेच सकता हूँ क्या? नहीं। रिमिटेंस इनकम फ्रॉम रेसिंग, राइडिंग और एनी अदर हॉबी, इससे भी नहीं कर सकते। पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, नहीं कर सकते। रुपी स्टेट क्रेडिट रूट जो है ये एक अलग स्कीम है। ठीक है, एक अलग स्कीम मतलब इसमें एक स्पेशल पेमेंट अरेंजमेंट है। इसमें ये क्या है? स्पेशल पेमेंट अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट में क्या होता है? आपके जो भी एक्सपोर्ट्स किया है वो सेटल्ड इन इंडियन रुपीज रादर देन फॉरेन करेंसी। रुपी स्टेट क्रेडिट रूट में आपको जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उसको आईएनआर में सेटल करना है, फॉरेन करेंसी में नहीं है। ठीक है, तो ये भी अंडर एलआरएस अलाउ नहीं है। देखेंगे शेड्यूल टू, परमिसेबल रिमिटेंसेस सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल। ये परमिसेबल है बट आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना जरूरी है। Remittances can be made abroad only after obtaining prior approval from the concerned ministry and department। पर्पज ऑफ रिमिटेंस कौन अप्रूव करेगा? अथॉरिटी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, कल्चरल टूर्स। कल्चरल टूर्स के लिए कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। एडवर्टाइजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड पीएसयू। आपको एडवर्टाइज देना है स्टेट गवर्नमेंट को और पीएसयू अंडरटेकिंग्स को, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, निर्मला ताई। फ्राइट पेमेंट्स फॉर वेसल्स चार्टर्ड बाय पीएसयू, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। पेमेंट ऑफ imports through ocean transport on CIF basis by government departments and PSU, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। ये सीआईएफ हम लेटर ऑफ क्रेडिट में इम्पोर्टेंस में आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। हायरिंग ऑफ चार्जेस ट्रांसपोर्टर्स बाय टीवी चैनल्स, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स ईटीसी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्राइज मनी और स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज abroad persons other than recognized international, national, state level sports bodies where amount exceeds 1 lakh USD, Department of Youth Affairs, Sports, Ministry of HRD। अब थोड़ा लेफ्ट साइड में देखोगे तो उसके रिलेटेड ही है सिविल मिनिस्ट्री, तो आप उसको थोड़ा याद कर सकते हैं रिलेटेड वाला कौन सा मिनिस्ट्री ऑप्शंस में है, तो हम उस तरफ से भी याद कर सकते हैं। Schedule 3, permissible remittance under delegated power of
ऑथराइज डीलर्स को शेड्यूल 3 में कुछ पावर्स दिए हैं कि आप भाई इतना रिमिट कर सकते हैं और क्या क्या अंडर क्या क्या आप रिमिट कर सकते हैं, ठीक है। एनुअल लिमिट दिया है भाई 2,50,000। These are remittances that resident individual can make abroad using LRS scheme within the prescribed annual limit of 2,50,000 without prior approval from government ministries, 2,50,000 per financial year USD में। Purpose of remittance notes: प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल भूटान। नेपाल भूटान को हम फॉरेक्स लेके नहीं जा सकते। इंक्लूड्स पर्सनल ट्रैवल, टूरिज्म, गिफ्ट डोनेशन विद इन एलआरएस लिमिट, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, ट्रैवल सेटलमेंट एक्सपेंसेस फॉर ज्वाइनिंग एम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परमानेंटली मूविंग अब्रॉड। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, हम बाद में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव, travel for business, international conferences, specialized training, accompanying as attendant to patient के साथ कोई जा रहा है अटेंडेंट तो उसके लिए भी है, एक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्टडी के लिए, परचेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। भेज सकते हैं बट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी आपको चेक करना है। अदर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, सब्सक्रिप्शन, अदर पर्सनल एक्सपेंसेस। अब देखेंगे एलआरएस के ऑपरेशनल गाइडलाइंस क्या है। जनरल रिक्वायरमेंट, PAN required. PAN is mandatory irrespective of the amount for LRS remittance. Permissible transaction can be made for current account transactions. शेड्यूल 3 में जो भी ट्रांजेक्शन्स दिए हैं वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स है। रिमिटेंसेस अंडर एलआरएस परमिसेबल कौन से है? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन शेड्यूल 3। शेड्यूल 2 में गवर्नमेंट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज का अप्रूवल चाहिए। शेड्यूल 1 तो आपको कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन परमिसेबल अंडर एलआरएस। कैपिटल अकाउंट भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बट एलआरएस में परमिसेबल होना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कस्टमर इंटरफेस एंड बैंक ब्रांच, एडी बैंक शुड फ्रेम गाइडलाइंस फॉर ईज ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। Customer must designate a particular branch for all LRS transaction, especially for capital account transaction, क्योंकि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में बहुत सारे रिपोर्टिंग रहते हैं। लिमिट एंड फ्रीक्वेंसी, ओवरऑल लिमिट 2,50,000 यूएसडी फाइनेंशियल ईयर पर इंडिविजुअल। फ्रीक्वेंसी, नो रेस्ट्रिक्शंस, आप कितने भी बार भेज सकते हो अंडर द लिमिट ऑफ यूएसडी 2,50,000। important, once the limit is fully utilized, आपका लिमिट आपने fully utilize किया है, no further remittance allowed in the same financial year even if proceeds of earlier overseas investment are repatriated, ठीक है। 4 अप्रैल नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होके 3 दिन हुआ है, ठीक है। ये ने 2,50,000 यूएसडी बाहर भेज दिया यूएसडी। उसमें का कुछ 40 के रिपेट्रिएट मतलब रिटर्न इंडिया में आया। कितना आया? 40 के आउट ऑफ 2,50,000 से। अभी उसको 20,000 यूएसडी बाहर भेजना है तो भेज सकता है क्या? नहीं। एक बार आपका लिमिट फुल्ली यूटिलाइज हो गया तो उस फाइनेंशियल ईयर में आप फर्दर रिमिटेंस नहीं कर सकते। Sole proprietorship. If a sole proprietorship intends to remit under LRS through its current account, प्रोप्राइटरशिप करंट अकाउंट से ट्रांजेक्शन करना चाहता है तो कर सकता है बट द एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी इज कंसिडर्ड। समझ गए? एग्जांपल, चलो एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एबीसी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, इसका अर्जुन प्रोप्राइटर है। एबीसी प्रोप्राइटरशिप फर्म है और इसका करंट अकाउंट एबीसी नाम से, प्रोप्राइटर अर्जुन। यहां से आप अंडर एलआरएस एबीसी प्रोप्राइटरशिप फर्म से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो
एलआरएस में, बट इस ट्रांजेक्शन को एज अ अर्जुन के नाम से ही कंसिडर किया जाएगा इंडिविजुअल कैपेसिटी में। ठीक है। कार्ड्स एंड पेमेंट्स, international credit cards, debit cards, ATM cards can be used for current account transactions abroad। ठीक है। ये सभी कार्ड्स हम यूज कर सकते हैं करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए, पेमेंट करने के लिए। फॉरेन सिटीजन्स रेसिडेंट इन इंडिया, citizens of foreign state except Pakistan residing temporarily in India for employment के लिए आए हो, deputation or specific assignment equals to or less than 3 years are considered as residents for LRS purpose। ये जो लोग आए हैं बाहर से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, डेपुटेशन, स्पेसिफिक असाइनमेंट के लिए, इक्वल्स टू और लेस देन 3 साल हो गए हैं, तो हम एलआरएस पर्पज से हम रेसिडेंसी मानेंगे और ओ एलआरएस स्कीम यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू टैक्सेस, पीएफ और अदर डिडक्शन जो भी है। एक्सेस अमाउंट, सपोज मुझे कुछ इंसिडेंस आ गए मेडिकल के लिए, एक्सीडिंग 2,50,000 में क्या बेच सकता हूँ? एनी रिमिटेंस एक्सीडिंग 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर रिक्वायर्स प्रायर आरबीआई अप्रूवल। ठीक है। न्यू कस्टमर, भाई ड्यू डिलीजेंस तो करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं एडी बैंक्स को क्या क्या ड्यू डिलीजेंस करना है। ओपनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, एडी बैंक मस्ट कैरी आउट फुल ड्यू डिलीजेंस करना है। ओके, ओपनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। उसको सोर्स ऑफ फंड भी चेक करना है, कहाँ से फंड आ रहा है, ना कहीं का हवाला का पैसा आया सेंड कर दिया, वैसा नहीं चलेगा इसके अंदर। प्रीवियस ईयर्स बैंक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट अनअवेलेबल है उसका तो आईटीआर भी चेक करना है। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, फंड्स इन फंड्स आउट, एसटीआर फाइल, ईटीसी। सोर्स ऑफ फंड्स वेरीफाई भी करना है, एडी बैंक मस्ट इंश्योर legitimate सोर्स ऑफ फंड्स फॉर रिमिटेंस। Examine account statement, previous transaction, ensure funds are consistent with known income and saving। हाँ, पेमेंट करना है तो डॉक्यूमेंट लगेगा, तो कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो चेक करेंगे। RBI has not prescribed a rigid list of documents. Instead, authorize dealer banks to decide what to collect depending on the type of transaction। टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करना है। स्टिल द फॉलोइंग आर जनरल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, फॉर्म A2 और फेमा डिक्लेरेशन। फॉर्म A2 चाहिए, अभी आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। ensures the remittance is within FEMA and LRS rules। PAN mandatory regardless of transaction amount। Declaration of source of funds, self-declaration confirming funds are come from legitimate sources, salary, savings, sale proceeds, etc। Simplified documentation for amount up to 25,000 के लिए simplified document रहेगा। AD बैंक में accept minimal documentation provided they are satisfied with the customer profile। एडिशनल डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन पर्पस, आपके पर्पस के ऊपर डिपेंड है कि कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ट्रैवल अब्रॉड, कंफर्म एयर टिकट, कॉपी ऑफ वीजा थ्रू टूर ऑपरेटर्स, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स पेज टूर ऑपरेटर इन आईएनआर और फॉरेन करेंसी। टूर ऑपरेटर को आईएनआर और फॉरेन करेंसी में पे कर सकता है। टूर ऑपरेटर कैन ओपन स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट विथ अ बैंक इन इंडिया, टीसीएस, applicable on foreign travel packages irrespective of threshold limit। TCS अप्लाई है फॉरेन टूर पैकेजेस के लिए। रिमिटेंसेस अंडर एलआरएस करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, अब हम देखेंगे कौन से करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं। फर्स्ट, प्राइवेट विजिट्स टू एनी कंट्री अदर देन नेपाल भूटान। नेपाल भूटान में तो हम आईएनआर ही लेके जाते हैं। ठीक है। की गाइडलाइंस, कैश लिमिट, तो अब हम कभी जा रहे हैं साथ में तो साथ में थोड़ा कैश होना चाहिए ना, इसके लिए भी एक अलग गाइडलाइंस बनाया है आरबीआई ने। फॉरेन एक्सचेंज कैन बी रिलीज इन कैश करेंसी नोट्स अप टू 50,000 INR।
तो आपको फॉरेन करेंसी कैश और नोट्स जो है आपको अप टू इक्विवेलेंट टू 50,000 INR तक ही मिल सकता है। इफ अमाउंट एक्सीड्स 50,000 INR से ज्यादा जाता है तो रोड थ्रू बैंक अकाउंट, कार्ड, ट्रैवलर्स चेक और फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड्स में लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको फॉरेक्स कैश जो मिलेगा अप टू INR 50,000 तक ही मिल सकता है, बट सम कंट्रीज टू कंट्री चेंज है, वो आप आगे जाके देखेंगे। फॉरेन करेंसी नोट्स लिमिट within the overall LRS entitlement, release of currency notes is capped by RBI। हमने जो देखा अभी फॉरेन करेंसी नोट्स जो है कैप्ड बाय RBI। Unutilized forex, any unspent foreign exchange must be surrendered to the authorized dealer within 180 days from the date return to India। आप बाहर जाके इंडिया में आने के बाद विद इन 180 डेज में आपके पास जो भी फॉरेन एक्सचेंज बचा है वो ऑथराइज डीलर के पास सरेंडर करना है। Number of visits, no restrictions on number of private visits in financial year। आप कितनी भी बार बाहर जा सकते हो प्राइवेट विजिट्स के लिए इन फाइनेंशियल ईयर। ईच विजिट इज कवर्ड अंडर ओवरऑल लिमिट ऑफ 2,50,000 USD। कितनी बार भी जाइए बट आपका लिमिट 2,50,000 USD तक ही रहेगा। नोट, ये इंपॉर्टेंट है, नोट ऑन रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन कैश। फॉरेन एक्सचेंज जो कैश में, ये नीचे जो दिए है अलग अलग क्राइटेरिया है। हज पिलग्रिम्स के लिए फॉरेन एक्सचेंज में बी रिलीज फुल्ली इन फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स और कैश लिमिट स्पेसिफाइड बाय हज कमिटी। जो बोलेगा कि वह आप इतना तक कैश ले जा सकते हो तो उतना वो लिमिट रहेगा। Travel to Iran, Russia, including CIS country. Full exchange may be released in foreign currency notes। फुल आप क्या फॉरेन करेंसी नोट्स ले जा सकते हो फुल में, कैश में। ठीक है, ईरान और रशिया, इराक और लीबिया के लिए 5,000 इन कैश। ऑल अदर कंट्रीज 3,000 में भी रिलीज। इरा इराक और लीबिया के लिए आपका सॉरी ईरान और रशिया के लिए फुल, इराक लीबिया 5,000, अदर 3,000। गिफ्ट टू पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अ पर्सन इज अ रिलेटिव इफ दे आर मेंबर्स ऑफ HUF, husband and wife, relative related in the following manner: father including stepfather, mother including stepmother, son including stepson, daughter's husband, brother, sister. Documentary evidence of relationship must be wherever applicable. Relatives excluded, not covered under Companies 2030। 1956 में जो रिलेटिव जो कंसेप्ट था थोड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट था, मतलब बड़ा कंसेप्ट था, उसमें बहुत सारे रिलेटिव्स थे। बट कंपनीज एक्ट 2013 में उसको नैरो करके कुछ रिलेशंस को हटा दिया। वो कौन से एक्सक्लूड किए अब देखेंगे। स्टेप डॉटर, फादर्स फादर, फादर्स मदर, मदर्स फादर, मदर्स मदर, सन्स सन, सन्स वाइफ, सन्स डॉटर, डॉटर सन, ये जो है सभी ये एक्सक्लूड किया। Important restrictions under LRS gifting permissible. Individual may gift in foreign currency to a person resident outside, relative or otherwise within the LRS। आपका LRS का जो लिमिट है 2,50,000, वो आप लिमिट कर सकते हो या गिफ्ट दे सकते हो। A resident cannot gift to another resident in foreign currency। एक रेसिडेंट दूसरे रेसिडेंट को फॉरेन करेंसी में गिफ्ट नहीं दे सकता। और फॉरेन करेंसी फॉर क्रेडिट टू लेटर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट अब्रॉड, बाद में आपका फॉरेन अकाउंट में या फॉरेन करेंसी बाहर के अकाउंट में
क्रिएट करने के लिए नहीं दे सकता। Donation under LRS. What is allowed? A resident individuals can remit funds abroad as a donation to किसको कर सकता है? Person resident outside India. A recognized charitable, religious, educational, social, cultural organization abroad within the overall LRS limit per financial year. Not allowed organization person linked with prohibited activities, terrorism और banned entities को नहीं कर सकते। Immigration as prescribed by the country of immigration, ठीक है, key guidelines. Within 2,50,000 resident can remit 2,50,000 per financially freely under LRS for immigration related expenses, ठीक है। अब बियॉन्ड 2,50,000 करना है, कुछ कंट्री मांगता है कि वह मुझे ज्यादा चाहिए। If the country of immigration requires a higher amount, country require कर रहा है higher amount, then AD bank may release more than USD 2,50,000. AD बैंक कर सकता है, immigrant country मांग रहा है तो, but condition है उसके लिए, applicant must provide documentary evidence, official demand letter from immigration authority. उसका एग्जांपल देखेंगे आप। इफ कनाडा इमिग्रेशन अथॉरिटी requires proof of settlement under of funds of 3 lakh USD, AD bank may allow to release about 2,50,000 USD with valid proof, ठीक है। इमिग्रेशन में भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है। फंड शुड नॉट बी यूज, जो इमिग्रेशन के लिए फंड दिया है वो यूज नहीं होना चाहिए, किस लिए? अर्निंग प्रॉफिट्स क्रेडिट्स फॉर इमिग्रेशन बाय वे ऑफ overseas investment in government bonds, land, property purchase, or commercial enterprises. These are considered capital account transaction, not incidental immigration expenses. ये capital account transaction हो गए, ठीक है। Going abroad for employment उसमें भी LR स्कीम अप्लाई है। Maintenance of close relative abroad इसमें भी अप्लाई है। परचेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर्ट हमने देखा था उस चार्ट में, फॉर पर्सनल पर्पसेस, नॉट फॉर ट्रेड, रीसेल और कमर्शियल एक्टिविटी। पर्सनल यूज के लिए कर सकते हो, सेल करने के लिए या रीसेल करने के लिए आप नहीं ला सकते। वहां पे देखा था कि कंप्लाई विथ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रेगुलेशन, ठीक है। बिजनेस ट्रिप परमिसेबल, ट्रैवल फॉर बिजनेस, अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेस, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, बिजनेस के लिए कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। इसमें एक रूल है, if an employee is deputed by an company, firm, organization for any of the above purpose and all expenses are borne by the company। हमने ऊपर जो पर्पसेस देखे हैं, जब वो कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है, कंपनी से की तरफ से जा रहा है एम्प्लॉय, तो उसके सभी जो खर्चे हैं वो कंपनी करेगा। Such remittances are outside the purview of LRS. They can be permitted without any limit. Without any limit परमिट कर सकता है क्योंकि वो कंपनी कर रहा है, ये आउटसाइड द परव्यू ऑफ LRS रहेगा। Since it is considered business remittance by the company, not a personal LRS remittance. तो नेक्स्ट टॉपिक, मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड अंडर LRS। जनरल रूल, AD banks can release foreign exchange for medical treatment abroad, ठीक है। Limit and conditions, up to USD 2,50,000 per financial year allowed without any estimate from hospital or doctor। 2,50,000 USD तक आप विदाउट एनी एस्टिमेट फ्रॉम डॉक्टर हॉस्पिटल आप भेज सकते हो। बियॉन्ड 2,50,000 USD allowed under general permission provided, आप अलग provided estimate is given by doctor in India or hospital doctor abroad। If patient falls sick abroad, AD can release forex without RBI approval based on requirement for treatment outside। सपोज कोई यूएई गया है घूमने, इसका एग्जांपल ले रहे हैं हम।
घूमने गया है और वहां जाने के बाद सिक हो गया, तो इस केस में भी हम पैसा भेज सकते हैं। अटेंडेंट अलाउंस, an additional $250,000 per financial year is allowed for person accompanying with the patient for treatment and checkup। पेशेंट के साथ कोई जा रहा है अटेंडेंट, तो उसके लिए भी हम अलग से एडिशनल $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर हम बेच सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्टडीज अब्रॉड अंडर एलआरएस। अंडर एलआरएस बाहर स्टडी करने के लिए हम कितना पैसा भेज सकते हैं। एलिजिबिलिटी, a resident individual who has secured admission in an overseas university can remit funds under LRS scheme। ठीक है, इंडिविजुअल जो रेसिडेंट है, बाहर की कंट्री में कहीं पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, तो उसके लिए भी पैसा बाहर भेज सकते हैं अंडर एलआरएस स्कीम। की पॉइंट्स एंड कंडीशंस। बेसिक एलआरएस लिमिट स्टैंडर्ड है, हर जगह पे अंडर एलआरएस हम up to 250,000 USD per financial year can be remitted for education abroad। ठीक है, बियॉन्ड USD 250,000, कहीं पे क्या होता है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज की फीस ज्यादा होता है या लिविंग एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो उस केस में क्या करना चाहिए वो देखते हैं। इफ यूनिवर्सिटी कॉलेज रिक्वायर्स हायर फंड्स, AD banks may release more than USD 250,000, बट उसके लिए कंडीशन है, सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एडमिशन लेटर, फी डिमांड लेटर, ETC। तो एडी बैंक को डॉक्यूमेंट एविडेंस चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एडमिशन लेटर या कॉलेज का डिमांड लेटर, जो कि कॉलेज के लेटर हेड पे रहेगा कि इतना इतना ईयरली फीस रहेगा, इतना एक्सपेंसेस आएगा, तो हम मोर देन 250,000 USD भी सेंड कर सकते हैं। Restrictions, foreign bank guarantee cannot be issued in favor of overseas universities। ठीक है, हमने और एक जगह पे देखा था, फॉरेन बैंक गारंटी हम एम्प्लॉयर को भी इश्यू नहीं कर सकते। बाहर कोई जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, उस एम्प्लॉयर को हम फॉरेन बैंक गारंटी इश्यू नहीं कर सकते। और ये सेकंड केस आया है यहाँ पे, बाहर की यूनिवर्सिटीज को हम फॉरेन बैंक गारंटी इश्यू नहीं कर सकते। स्टूडेंट स्टेटस अंडर फेमा, ये करस्पॉन्डेंट बैंकिंग में भी हम डिस्कस करेंगे जब एनआरआई का डिफिनेशन देखेंगे। स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडीज आर ट्रीटेड एज एनआरआईज। ठीक है, सिंपल यहाँ पे समझेंगे। एनआरआई मतलब क्या है, रेसिडेंट इंडियंस जो, ठीक है, इंडेफिनाइट पीरियड के लिए बाहर गए हुए हैं, बाहर के कंट्री में गए हो, एम्प्लॉयमेंट, कोई बड़ा ट्रिप जिसका पीरियड इंडेफिनाइट पीरियड है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल को डिप्यूट किया जाता है, ये भी इंडेफिनाइट पीरियड रहता है। और एनआरआई में और एक कंसेप्ट है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे करस्पॉन्डेंट बैंकिंग। बट एनआरआई के डिफिनेशन में बोलता है इंडेफिनाइट पीरियड के गया है तभी वो एनआरआई रहेगा। बट स्टूडेंट जो है वो डेफिनेट पीरियड के लिए जा रहा है, क्योंकि उसका पीरियड जो है स्टडी पीरियड 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, 2 इयर्स, ये डेफिनेट पीरियड है। फिर भी एक एक्सेप्शन है, हम स्टूडेंट को एनआरआई कंसिडर करते हैं। देयर एग्जिस्टिंग रेसिडेंट अकाउंट मस्ट बी redesignated एज एनआरओ। रेसिडेंट जो भी सेविंग अकाउंट है हम उसको कन्वर्ट करना है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट में। ठीक है, यूज ऑफ एनआरओ अकाउंट्स। अब स्टूडेंट एनआरओ हो गया तो सभी एनआरआई को जो जो चीजें एप्लीकेबल है वो भी स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल रहेगी। दे कैन रिमिट अप टू $1 million पर फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम देयर एनआरओ अकाउंट। तो एनआरओ है इसलिए वो पर ईयर $1
सॉरी 1 मिलियन USD पर फाइनेंशियल ईयर अपनी एनआरओ अकाउंट से वो बाहर रिमिट कर सकता है, बट फंड्स मस्ट बी फ्रॉम legitimate dues in India like rent, sale, proceeds of asset, interest income। जो भी पैसा है एनआरओ में उसका जो सोर्स ऑफ फंड है वो डिफाइन होना चाहिए, कोई ब्लैक मनी या हवाला वाला पैसा नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टीसीएस ऑन रिमिटेंस अंडर एलआरएस। ठीक है, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया टीसीएस टैक्स जो भी आउटवर्ड रिमिटेंस करते हैं, बट आपके बुक में टीसीएस अमाउंट जो है परसेंटेज वो अलग है, बट 2025 फाइनेंस बिल में जो बजट पेश किया है निर्मला ताई ने उसमें टैक्स रेट चेंज हुए, तो हम जो टैक्स रेट चेंज हुआ है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पुराना वाला डिस्कस नहीं करेंगे। रूल इंट्रोड्यूस्ड inserted by Finance Act 2020 effective 1st October 2020 under the Income Tax Act applies only to remittance under LRS। टीसीएस ये सिर्फ और सिर्फ एलआरएस का जो स्कीम है उस पे अप्लाई होता है, बाकी लाइक इंपोर्ट पेमेंट्स नॉन इंडिविजुअल रिमिटेंस को टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है। स्पेशल केस TCS is also applicable for transfers from domestic rupee account to NRO accounts under LRS। ठीक है, डोमेस्टिक रुपये अकाउंट से एनआरओ अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी एलआरएस में टीसीएस एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट पर्पस ऑफ रिमिटेंस टीसीएस रेट नॉर्मल पैन और टीसीएस रेट इनऑपरेटिव पैन और नो पैन। टीसीएस भी अलग अलग है, जिसके पास पैन है उसके लिए अलग रेट रहेगा, जिसके पास इनऑपरेटिव पैन या पैन नहीं उसके लिए अलग रहेगा। फर्स्ट एजुकेशन के लिए कितना टीसीएस होगा सर? एजुकेशन if remitted via education loan from specified institutions, कुछ स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन लोन लेके आप रिमिट कर रहे हो तो आपको इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट आप कितना भी अमाउंट भेज सकते विथ नील टीसीएस। टीसीएस कितना रहेगा? नील रहेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट टेकन बाय स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस फॉर एजुकेशन लोन। ठीक है, इनऑपरेटिव पैन के लिए भी नील ही रहेगा। एजुकेशन सेल्फ फंडेड मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, हम ऊपर एक केस देखा था एजुकेशन लोन फ्रॉम स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन। अब सेकंड में हम डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशन के लिए खुद का पैसा भेज रहा है विदाउट एनी एजुकेशन लोन, तब टीसीएस क्या रहेगा? अप टू 10 lakhs। अप टू 10 lakhs कितना है सर? अप टू 10 lakhs आपका रहेगा टीसीएस जीरो, यानी नील। अप टू 10 lakhs आपका टीसीएस रहेगा जीरो। ग्रेटर देन 10 lakhs आपका टीसीएस रहेगा 5% फॉर एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, और टीसीएस रेट फॉर इनऑपरेटिव पैन एंड नो पैन यहाँ पे भी सेम है। अप टू 10 lakhs जीरो, ग्रेटर देन एक्सेस ऑफ 10 lakhs आपको 5% देना। सॉरी, यहाँ पे हमें 10% देना है। 10 lakhs तक जीरो है, एक्सेस ऑफ 10 lakhs आपको 10% देना है। यहाँ पे पैन में 5% देना है और यहाँ पे आपको 10% देना है। सिर्फ एक्सेप्शंस है, 3 केसेस याद रखेंगे हम। एजुकेशन लोन्स में कंप्लीट जीरो है। ठीक है, एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट में आपको अप टू 10 lakhs 5, अप टू 10 lakhs आप जीरो टैक्स है, ग्रेटर देन 10 lakhs 5%। Any other remittances like investment, gifts, property maintenance, 0 rupees up to 10 lakhs। ठीक है, ग्रेटर देन 10 lakhs आपको 20% टीसीएस देना पड़ेगा। सेम केस इन नो पैन एंड इनऑपरेटिव। समझ गए? एलआरएस
कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। अब एलआरएस से सर कौन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, remittances to international financial services centers, IFSC। सर ये IFSC क्या होता है? IFSC एक फाइनेंशियल हब है, ठीक है, सेटअप इन इंडिया, फाइनेंशियल हब इन इंडिया, ठीक है, अंडर द SEZ गाइडलाइंस। क्या है? IFSC फाइनेंशियल हब इन इंडिया विथ गाइडलाइंस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। एग्जांपल क्या है इसका? गिफ्ट सिटी गुजरात का, ठीक है, गिफ्ट सिटी गुजरात। वाई परमिटेड अंडर एलआरएस? एलआरएस के अंडर परमिशन क्यों दिया है आरबीआई ने? कुछ तो स्पेसिफिक रीजन रहेगा, ठीक है। RBI allows resident individuals to remit funds under LRS to IFSCs to diversify their investment portfolio। तो आईएफएससी में पैसा किस लिए भेजते हैं हम? डाइवर्सिफाई देयर, अलाउ क्यों किया? डाइवर्सिफाई देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो ऑब्वियसली आईएफएससी क्या करता होगा? कुछ प्रोडक्ट होते होंगे उसके जो कि हमें इन्वेस्टमेंट करने देता है, ठीक है। आईएफएससी अलाउज टू ट्रेड इन इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। क्या कर रहा है आईएफएससी? हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स जो है उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं फ्रॉम इंडिया वाया आईएफएससी, ठीक है, इसलिए हम आईएफएससी में पैसा भेज सकते हैं। दिस इज सब्जेक्ट टू द ओवरऑल एलआरएस लिमिट USD 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर। अब इसके कंडीशंस क्या है? पर्पस ऑफ रिमिटेंस ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज इन आईएफएससीज। आईएफएससीज में जो भी सिक्योरिटी है हम उसको उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अदर देन आईएफएससीज आर नॉट अलाउड, ठीक है। कैन नॉट इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज इश्यूड बाय रेसिडेंट इंडियन रेसिडेंट्स आउटसाइड आईएफएससीज, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है? इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज इन आईएफएससीज, बट सेकंड लाइन बोलता है कि कैन नॉट इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज इश्यूड बाय इंडियन रेसिडेंट्स आउटसाइड आईएफएससी। इंडियन रेसिडेंट्स ने आईएफएससी के बाहर जो भी सिक्योरिटीज है उसमें हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो सपोज एक एग्जांपल लेंगे, तो हम अब एक एग्जांपल के साथ ये वाला डिस्कस करेंगे। सपोज अर्जुन है, उसको इन्वेस्ट करना है किसी सिक्योरिटीज में। क्या क्या हुआ? इसी बीच में रिलायंस ने कोई अदर स्टॉक मार्केट में अपना GDR निकाला है सब्सक्रिप्शन के लिए, फंड रेज करने के लिए। GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट दिया है कोई अदर कंट्री में, सपोज यूएसए में, ठीक है। बट ये आईएफएससी में लिस्टेड नहीं है, तो हम अर्जुन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ क्या बोला है? सिक्योरिटीज इशूड बाय इंडियन रेसिडेंट्स आउटसाइड आईएफएससी, आउट, ये आईएफएससी के बाहर का है, तो इसमें आईएफएससी के बाहर है ये, तो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है क्या अर्जुन? नहीं, ठीक है। अब इन्वेस्ट को कहाँ कर सकता है सर? उसका एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। अब यही रिलायंस कोई शेयर्स इशू कर रहा है, सपोज NSE आईएफएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आईएफएससी करके है, तो इसमें अर्जुन इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? यस सर, क्योंकि उसने आईएफएससी में लिस्टिंग की है, NSE आईएफएससी, ठीक है। तो सिनारियो समझ गए कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? इंडियन रेसिडेंट आउटसाइड आईएफएससी, जो रिलायंस ने बाहर कहीं पे अपना GDR
किया है वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या नहीं, बट रिलायंस आईएफएससी एनएससी आईएफएससी में अपना शेयर लिस्ट कर रहा है, वहां पे इन्वेस्ट हम कर सकते हैं। अकाउंट फैसिलिटी, resident can open non-interest bearing foreign currency account in IFSC for such investment। ठीक है, एक फॉरेन करेंसी अकाउंट रहेगा आईएफएससी बैंक में, आईएफएससी में जो भी बैंक है वहां पे ओपन कर सकता है। Ideal funds rule, any funds lying in ideal in the FCA for more than 15 days must be repatriated back to domestic INR accounts। 15 दिन से ज्यादा वो फंड आइडियल रहा तो आपको आईएनआर में कन्वर्ट करके डोमेस्टिक अकाउंट में लेना होगा। Restrictions, no domestic transaction with other residents in India can be settled using this एफसीए अकाउंट। ये जो एफसीए अकाउंट है उससे आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते अदर देन आईएफएससी इन्वेस्टमेंट। कोई अदर सेटलमेंट है, किसी को पैसा देना है तो इस अकाउंट से नहीं कर सकते। AD banks must follow reporting requirements under LRS for all such remittances। Capital account transaction under LRS। Capital account transactions are those that alter the assets liabilities of resident outside India। इंडियन रेसिडेंट्स का असेट एंड लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया चेंज हो रहा है, और असेट लाइबिलिटीज इन इंडिया ऑफ नॉन रेसिडेंट का असेट एंड लाइबिलिटी इंडिया में चेंज हो रहा है, वो रहेगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। अंडर एलआरएस रेसिडेंट्स कैन मेक सर्टेन कैपिटल अकाउंट remittances abroad within the 2,50,000 per financial year subject to guidelines। Permissible capital account transactions, opening foreign currency accounts abroad। ठीक है, ओपन कर सकते हैं अकाउंट, किस लिए, फॉर पर्सनल और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कर सकता है रेसिडेंट कैन बाय प्रॉपर्टी अब्रॉड विद इन द लिमिट ऑफ 2,50,000 फाइनेंशियल ईयर लिमिट। इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, ठीक है, रेसिडेंट्स कैन इन्वेस्ट इन, कहाँ पे कर सकता है, शेयर्स लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज अब्रॉड, ये एक सभी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालिफिकेशन शेयर्स फॉर होल्डिंग डायरेक्टर पोस्ट इन ओवरसीज कंपनीज। कहाँ, कभी कभी क्या होता है ना, किसी को एज ए डायरेक्टर पोस्ट होल्ड करने के लिए कुछ पर्टिकुलर शेयर होल्ड करना जरूरी है, उसके लिए भी हम अंडर एलआरएस विद इन स्पेसिफाइड लिमिट हम रिमिटेंस कर सकते हैं। शेयर्स इन ल्यू ऑफ डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन और प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, अनरेटेड डेट सिक्योरिटीज, setting up joint venture wholly owned subsidiary abroad only if engaged in bona fide business activities, not prohibited sectors। Loans to NRI, resident can extend loan in INR or foreign currency to NRIs who are close relative। क्लोज रिलेटिव को रेसिडेंट लोन दे सकता है इन आईएनआर और फॉरेन करेंसी। प्रोहिबिटेड सेक्टर्स फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा है, रेसिडेंट कैन नॉट इन्वेस्ट डायरेक्टली इन जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडरी एंगेज्ड इन रियल एस्टेट बिजनेस, बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज। कंडीशंस कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, अब इतना पैसा भेज रहा है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस रहेगा, कुछ कंप्लायंस भी रहेगा, ठीक है। Designated branches, residents must choose a specific branch of AD Bank for all account capital transactions। क्या रहता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में रिपोर्टिंग रहता है, रिपोर्टिंग इजी जाने के लिए कोई स्पेसिफिक ब्रांच को डिसाइड करना रहता है। अकाउंट मेंटेनेंस, must maintain an account at the branch for at least 1 year before remittances। जैसे आपने लोन में भी रहता है, कहीं कहीं बैंक में गाइडलाइंस है कि एटलीस्ट 1 ईयर का सेटिस्फैक्टरी डीलिंग होना चाहिए बैंक के साथ में, तो सेम वैसे ही है यहाँ पे, बैंक डीलिंग शुड बी सेटिस्फैक्टरी। इन्वेस्टमेंट लिमिट, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एवरेज 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर।
Credit facilities. No loans or advances should be extended to facilitate capital account. Capital account के लिए कोई भी लोन एडवांसेस सैंक्शन नहीं कर सकते. Family remittances or joint ownership. Remittances can be considered for family members only if each family member complies with ILRS terms. All members are co-owners, co-partners of the overseas property or investment. सर हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे. ये एंड बी दोनों भाई भाई हैं, ठीक है. यूएसए में घर खरीद रहा है यहाँ पे 4,50,000 यूएसडी को, ठीक है. 4,50,000 यूएसडी को घर खरीद रहा है, ठीक है. अब ये जो घर खरीद रहा है वो ये अकेला खरीद रहा है, तो 4,50,000 भेज सकता है क्या अंडर एलआरएस? नो. ठीक है. तो ये चल भाई मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ, मैं भी कुछ, तुम 2,50,000 भेजो, मैं 2 लाख भेजता हूँ, तो इसमें भेज सकता है क्या? नहीं. बट एक कंडीशन है, जब दोनों ए एंड बी इस घर में ज्वाइंट ओनर रहेंगे तब ये दोनों मिला के 4,50,000 ट्रांसफर कर सकते हैं. Overseas direct investment under LRS. ODI means investment by resident individual in a joint venture or wholly owned subsidiary outside India. अब इसमें ज्वाइंट वेंचर एंड होल्डली ओन सब्सिडरी क्या रहता है? ज्वाइंट वेंचर मीन्स दो या तीन, मोर देन वन पर्सन. क्या है? मोर देन वन पर्सन उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट रहता है. मोर देन वन पर्सन, कोई दो लोग रहेगा, तीन लोग रहेगा, एक रेसिडेंट इंडिविजुअल, एक फॉरेन रेसिडेंट, ऐसे करके ज्वाइंट वेंचर बनता है. होल्डली ओन सब्सिडरी मतलब रिलायंस की कोई कंपनी है, रिलायंस की कहीं सिंगापुर में उसने कंपनी बनाया है, रिलायंस एलटीडी, उसमें टोटल 100% शेयर्स ओन्ड बाय रिलायंस, अब उसको बोलेंगे होल्ली ओन सब्सिडरी. ठीक है. इन्वेस्टमेंट कैन बी alone or in association with other resident Indian parties. Permitted investments include contribution to the capital of the joint venture or wholly owned subsidiary, subscription to the memorandum of association of the foreign entity, purchase of existing shares. क्या है? existing shares purchase करने के लिए market purchase, private placement via stock exchanges. Portfolio investments are excluded. क्या है? Portfolio investments are excluded. Passive shareholding in foreign companies not qualified as a ODI. तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ठीक है. सपोज कोई कंपनी फर्स्ट टाइम मतलब स्टार्टिंग में शेयर इश्यू कर रहा है, उस टाइम आप शेयर सब्सक्राइब करते हो तो उसे बोलते हैं इनिशियल सब्सक्रिप्शन. तो यही है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. कोई इंडियन रेसिडेंट अर्जुन, अर्जुन एक कंपनी में 10,000 शेयर्स खरीद रहा है एट यूएसडी 10. ठीक है. यूएसडी 10 पे 10,000 शेयर्स खरीद रहा है. और एक कौन सी कंपनी? कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है. तो ये क्या सब्सक्राइब कर रहा है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. जो स्टार्टिंग में फंड रेज हो रहा है, स्टार्टिंग में कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, तभी वो शेयर सब्सक्राइब कर रहा है. इसी को हम बोलेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द फॉरेन एंटिटी. ठीक है. तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का हम एग्जांपल देखेंगे.
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब ये सिर्फ कुछ रिटर्न पाने के लिए विदाउट एनी कंट्रोल। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन के लिए शेयर्स परचेस किए जाते हैं और सेल किए जाते हैं, बट ये ओडीआई में नहीं आता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म गेन के लिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं और तुरंत प्रॉफिट होते ही निकल जाते हैं, तो ये ओडीआई में एक्सक्लूडेड है। ओडीआई में प्रोहिबिटेड सेक्टर्स कौन से हैं? Resident individuals cannot invest in joint venture or wholly owned subsidiary engaged in। ये जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है बाहर, जो भी उनके जॉइंट वेंचर और डब्ल्यूओएस है, वो कौन से बिजनेस में है? रियल एस्टेट में, उसमें नहीं कर सकते। बैंकिंग बिजनेस में, फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज में भी नहीं कर सकते। मैक्सिमम और ऑल लिमिट 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर combined for all ODI purposes। Investment can be listed, unlisted, or combination of companies। No credit facilities allowed to fund ODI। Bank account. Residents can open bank accounts abroad to facilitate investment transactions। ठीक है, बाहर अकाउंट ओपन कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन। इन्वेस्टमेंट्स आउट ऑफ दिस अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू एलआरएस। ठीक है, फैमिली कंसोलिडेशन हमने एग्जांपल देखा था अभी। Remittances for family members are allowed if each member complies with LRS terms, all members are co-owners or co-partners of the ODI। ठीक है, जैसे हमने प्रॉपर्टी का एग्जांपल लिया था, वो भी सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल रहेगा। सभी जो मेंबर्स है वो ओडीआई के को ओनर्स या को पार्टनर्स रहेंगे, तभी वो इलिजिबल रहेंगे। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन 5 मिलियन, ग्रेटर देन यूएसडी 5 मिलियन। Valuation by category 1 merchant banker registered with SEBI or registered investment merchant banker abroad। ग्रेटर देन यूएसडी 5 मिलियन रहा तो इस टाइप के वैल्यूअर आपका वैल्यूएशन करेंगे। लेस देन और इक्वल टू यूएसडी 5 मिलियन रहा तो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट और सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट। रिपेट्रिएशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, repatriated dividends, royalties, technical fees within 60 days of becoming dues। Within 60 days में वो repatriate करना है। This investment allowed only after 1 year from the date of first investment। ऐसा नहीं है आज हमने इन्वेस्ट कर लिया और कल हमने उसे सेल करके पैसा ले लिया, नहीं नहीं, दिस इन्वेस्टमेंट का भी जो है एरिया आफ्टर 1 ईयर है। ठीक है, no write off allowed by resident individuals। Other restrictions: no investment in EFATF non-compliant countries। ठीक है, जो एफएटीएफ का लिस्ट आता है जो नॉन कंप्लायंट कंट्रीज है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। जेवी और wholly owned subsidiaries should be engaged in bona fide business activities। bona fide business activities में engage होना चाहिए। Joint venture or wholly owned subsidiary must be an operating entity, no step down subsidiaries allowed। ठीक है, तो हम इसका एक एग्जांपल लेंगे। नो स्टेप डाउन सब्सिडरीज क्या होता है? तो जो है ये है अपनी जॉइंट वेंचर और होल्डी ओन सब्सिडरीज, वो और एक जॉइंट वेंचर एंड होल्डी ओन सब्सिडरीज क्रिएट नहीं कर सकते और उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जैसा लेयरिंग नहीं हो सकता उसमें। ठीक है, तो सिंपल कि वो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसका कोई सिंगापुर में है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है वहां पे, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है सिंगापुर में, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ये, और एक कोई ज्वाइंट वेंचर या होल्डी ओन सब्सिडरी और एक ओपन कर रहा है, तो ये हो गया लेयरिंग, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इसी को हम नो स्टेप डाउन सब्सिडरीज कहते हैं। क्या कर रहा है, मेन जो इंडिया की एंटिटी है वो ज्वाइंट वेंचर या ओनली ओन सब्सिडरी में इन्वेस्ट कर रहा है और वो कोई और एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, रेसिडेंट शुड नॉट बी एन आरबीआई क्वेश्चन लिस्ट, banking defaulter list, or under investigation by any
रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी। तो आरबीआई का क्वेश्चन लिस्ट आरबीआई की साइट पे मिलेगा, डिफॉल्टर्स रहेगा, वो भी रेस्ट्रिक्शंस में है। डॉक्यूमेंट्स फॉर ओडीआई बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल्स अंडर एलआरएस, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? बिफोर रिमिटेंस, फॉर्म A2 along with FEMA declaration can be submitted online. Simplified documentation if remittance equals to or less than 25,000 USD, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। डिक्लेरेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स, ठीक है, कंफर्मिंग दैट रिमिटेंस फ्रॉम लेजिटिमेट टैक्स पेड इनकम। पैन मैंडेटरी है irrespective ऑफ अमाउंट। अब फॉर्म ओडीआई पार्ट 1 फॉर इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडरी अब्रॉड, जब कोई ज्वाइंट वेंचर या होली ओन सब्सिडरी में इन्वेस्ट करता है तो उसको फॉर्म ओडीआई पार्ट 1 सबमिट करना होगा एडी बैंक को विदिन 30 days ऑफ मेकिंग फर्स्ट रिमिटेंस, ठीक है। designated AD bank, all capital account transaction जो है under ODI remittances must be go through one AD bank branch। हम पहले भी देखा है ये एक ही ब्रांच से होता है क्योंकि रिपोर्टिंग करने के लिए इजी जाता है। AD bank must report the investment to RBI form ODI part 1 and part 2 within 30 days of remittance। कस्टमर को एडी बैंक को रिपोर्ट करना रहता है, एडी बैंक को आरबीआई को करना। आफ्टर इन्वेस्टमेंट, proof of investment, share certificate, ownership proof to be submitted within 6 months of remittance। विदिन 6 months के मंथ के बाद रिमिटेंस को उसको इन्वेस्टमेंट का जो भी डिक्लेरेशन है उसका प्रूफ सबमिट करना है। Post investment changes, any change in shareholding pattern, capital structure, or other major alteration must be reported to AD Bank within 30 days of change। जो भी चेंजेस होते हैं उसको विदिन 30 डेज में एडी बैंक को आपको रिपोर्ट करना है। Ongoing compliance, annual performance report to be submitted before 31st December every year to AD Bank। ठीक है, ये एडी बैंक को सबमिट करना है। Foreign liabilities and asset return not required for resident individual, only for companies file। ये फेले जो है फॉरेन लाइबिलिटीज एंड एसेट रिटर्न वो इंडिविजुअल को कंपलसरी है नहीं है या रिक्वायर ही नहीं है उनको, सिर्फ ओनली कंपनीज फाइल ये फेल। ऑन दिस इन्वेस्टमेंट, लॉकिंग पीरियड तो कितना है? ओनली आफ्टर 1 year। दिस इन्वेस्टमेंट अलो ओनली आफ्टर 1 year फ्रॉम द फर्स्ट रिमिटेंस। फर्स्ट रिमिटेंस के बाद से 1 year तक दिस इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। रिपेट्रिएशन ऑफ प्रोसीड्स, funds must be brought back to India immediately and in any case within 60 days में आपको लाना है। Reporting, this investment details to be reported AD Bank within 30 days of receipt of proceeds। proceeds आने के within 30 days में आपको AD Bank को रिपोर्ट करना। Loans to loans by resident individuals to NRI close relatives। इसमें क्या है? रेसिडेंट इंडिविजुअल्स एनआरआई क्लोज रिलेटिव्स को लोन दे सकते हैं, ठीक है। कंडीशन, लोन मस्ट बी इंटरेस्ट फ्री, रेसिडेंट इंडिविजुअल कैन नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट। जो एनआरआई को लोन दे रहा है वो इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए। मिनिमम मैच्योरिटी 1 year, रिपेमेंट कैन नॉट बी डिमांडेड बिफोर 12 months। 12 months से पहले आपको डिमांड नहीं करना चाहिए। मिनिमम टेनर 1 year है। पर्पज ऑफ लोन allowed for borrower's personal needs, education, living expenses, मैरिज के लिए। borrower business purpose not allowed, ये लोन लेके चिट फंड्स, निधि कंपनीज, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज, रियल एस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अकाउंट क्रेडिट, लोन प्रोसीड्स मस्ट बी क्रेडिटेड टू एनआरओ अकाउंट, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन ऑन आउटवर्ड ट्रांसफर, लोन अमाउंट जो इंडिया का पैसा लोन मिले वो बाहर भेज नहीं सकता। कैन नॉट बी रिमिटेड आउटसाइड इंडिया।
NRI cannot take the funds abroad directly. Repayment sources. फ्रेश इनवर्ड रेमिटेंस से रिपेमेंट कर सकता है बाहर से जो कोई फ्रेश रिमिटेंस आता है, या फंड्स इन NRO, NRE, FCNR अकाउंट्स ऑफ द बोरोवर. रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर LRS. LRS में जो जो ट्रांजेक्शन होता है वो रिपोर्ट करना रहता है RBI को. ठीक है. Background. Earlier, AD banks relied only on resident self declarations of for reporting LRS remittances. पहले क्या था, रिपोर्टिंग नहीं था. जो भी रिमिटर जो है, रेसिडेंट रिमिट कर रहा है, उस पे सेल्फ डिक्लेरेशन पे डिपेंड रहता. तो इस केस में क्या होता था, कोई 2,50,000 USD के ऊपर भी ट्रांसफर कर सकता है, मोर देन अपना स्टैंडर्ड लिमिट है 2,50,000 USD, क्योंकि वो डिक्लेरेशन दे रहा है, उस कहीं पे क्रॉस चेक नहीं हो रहा है, सेल्फ डिक्लेरेशन.